नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। पिछले 2 दिनों के भीतर आपने खबर देखी होगी और उस खबर को देखने के बाद आपके भीतर हिंदुस्तानी होने का थोड़ा गर्व भी हुआ होगा कि ये एक ऐसी ताकत देश अख्तियार करने जा रहा है जो दुनिया में अमेरिका के पास है। कहने के लिए रूस और चीन या दोनों अपने आप को इस जमात का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अगर किसी भी हिस्से में ऐसी जगहें जो ज़मीन के नीचे हैं, वहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, कमांड सेंटर्स हैं, जैसा ईरान का अपना था। ईरान में फ़ोर्दो जो उनका एटॉमिक सेंटर था, या यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर जिसको आप कह सकते हैं। एटॉमिक प्रोग्राम का एक बड़ा सेंटर ईरान का, जिसको तबाह करने में इज़राइल अपने आप को नाकाम पा रहा था। उसने अमेरिका से कहा कि आपकी मदद हमको चाहिए। ईरान जिस मकसद से आगे बढ़ रहा है, एटम बम बनाने के लिए, अगर आपको ईरान को रोकना है और हमारे युद्ध को कहीं न कहीं जाकर के एक अंजाम तक पहुँचाना है, तो B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए वो बम गिराने पड़ेंगे जिनको हम बंकर बस्टर्स कहते हैं। यानी कि ज़मीन के नीचे पहाड़ी को तोड़कर, चट्टान को तोड़कर, चाहे जितनी मज़बूत सतह हो, उसको चीरते हुए 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर नीचे जाकर के वो ब्लास्ट करता है और अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे कमांड सेंटर हो, चाहे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हों, उनको वो तबाह कर देता है। आखिरकार अमेरिका ने ऐसा किया। 22 जून की रात में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, फ़ोर्दो जिसके ऊपर उन्होंने 12 बम गिराए थे, और नतांज जिसके ऊपर 2 बम गिराए गए, और इज़राइल ने मान लिया कि उसके युद्ध का मकसद पूरा हो गया है। ईरान को वो न्यूक्लियर पावर बनने देना नहीं चाहता था, इसलिए ईरान के ऊपर उसने हमला किया और अमेरिका ने आकर के उसके मकसद को, उसकी मंशा को कहीं न कहीं पूरा कर दिया है। युद्ध रुक जाना चाहिए और आखिरकार युद्ध रुका। वहाँ से हिंदुस्तान ने एक सबक लिया, और उसी सबक की एक खबर आपने पढ़ी या जानी या आपको बताई गई कि भारत अमेरिका की तरह ही बंकर बस्टर्स बॉम्ब बना रहा है, लेकिन उसमें अंतर सिर्फ ये है कि अमेरिका अपने विमान के ज़रिए, वो सिर्फ B-2 बॉम्बर के ज़रिए ही वो बॉम्ब जाकर के गिराता है। हिंदुस्तान दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहा है। वो रास्ता मिसाइल का है। हिंदुस्तान अपने मिसाइल के ज़रिए बॉम्ब उन जगहों पर गिराएगा, जिन जगहों पर ज़मीन के नीचे दुश्मन ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। वहाँ गोला है, असलहा है, बारूद है, या फिर कमांड सेंटर है, या न्यूक्लियर वेपन्स है, जो भी है जिसको आप नष्ट करना चाहते हैं, और वो अंडरग्राउंड है, पहाड़ के नीचे है, या ढाली हुई ज़मीन की बहुत मोटी सतह है, उसके नीचे है। इस बात का पूरा इंतज़ाम किया गया है कि किसी भी कीमत पर वहाँ तक दुश्मन का कोई बम या कोई भी हमला पहुँच ना सके। उसको नाकाम करने और ज़मीन सतह को तोड़ करके उस चट्टान को फाड़ते हुए कम से कम 90 से 100 मीटर नीचे जा करके और ब्लास्ट करना, और उस फैसिलिटीज़ को या दुश्मन के उस ठिकाने को ख़त्म कर देने का इंतज़ाम हिंदुस्तान ने किया है। यह दूसरी बात है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? अभी आज मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा कि इस बात को शेयर करना चाहिए। अमेरिका और हिंदुस्तान, इन दोनों के बीच में हिंदुस्तान ने अपनी जो कमी है, उस कमी की भरपाई मिसाइल के ज़रिए की। कमी क्या है? हिंदुस्तान के पास B-2 बॉम्बर्स नहीं हैं। अमेरिका के पास जो वो फाइटर जेट्स हैं, 13,000 साढ़े 13,000 किलो का बम लेकर के वो चलते हैं, और 11,000 12,000 किलोमीटर दूर जाकर के वो बम गिरा सकते हैं, या फिर वो इन एयर फ्यूलिंग उनकी हो सकती है, इनके आसमान के भीतर ही ईंधन चलते-चलते वो भर सकते हैं, आगे अपने मिशन पर निकल सकते हैं। इस तरह का विमान, इस तरह का फाइटर जेट हिंदुस्तान के पास नहीं है, इसलिए उसने अग्नि 5 जो मिसाइल है, ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। एक महादेश से दूसरे महादेश तक मार करने वाली मिसाइल। दुनिया के 4-5 देशों के पास इस तरह की ताकतवर मिसाइलें हैं, हिंदुस्तान के पास है, और 5,000 से लेकर के 7,000 किलोमीटर तक जा करके वो दुश्मन के ठिकाने पर बमबारी कर सकती है, वो उसको तबाह कर सकती है। हिंदुस्तान ने उस 7,000 के रेंज को कम कर करके, यानी कि 5,000, 7,000, 8,000 तक माना जाता है कि आईसीबीएम जो भारत का अग्नि 5 है, वो 5,000 तक जा सकता है। अग्नि 5 को 5,000 से लेकर के 8,000 की जो रेंज थी, उसको हाफ किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ जो हिंदुस्तान में तमाम हथियार और हथियार लड़ाई के साजो सामान बनाने का एक संस्थान है, उसने यह जिम्मा उठाया, उसने रेंज को कम किया। 2,500 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है मिसाइल, यही अग्नि 5 आईसीबीएम। लेकिन पेलोड बढ़ेगा इसका, और पेलोड कितना होगा? 7,500 किलो का, जो
एक्सप्लोसिव मटेरियल है, वो 7,500 किलो का लेकर के यह मिसाइल जा सकती है, दुश्मन के ठिकाने पर गिर सकती है। अमेरिका का जो बी-2 बॉम्बर लेकर चलता है, जो टोटल पेलोड है, वो 13,600 किलोग्राम का होता है। लेकिन एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है, वो लगभग 2,400 किलोग्राम का होता है। 2,400 किलोग्राम का बम लेकर के बाकी उसका स्टील और वो मजबूत ढांचा होता है, जो ज़मीन को, पहाड़ को या फिर चट्टानी जगह को तोड़ते हुए नीचे तक जाता है। तो वो जो ताकत लगती है उसके जाने में, उसकी ड्रिलिंग करने में, वो जो भारी भरकम एक कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल का वज़न ज़्यादा होता है, सिर्फ़ 2,400 किलो का उसमें विस्फोटक होता है। और मिसाइल जो अग्नि 5 है, ये अपने साथ जो पेलोड लेकर के जाएगी, उसमें एक्सप्लोसिव लगभग 7,500 किलो का होगा। यानी कि जितनी ताकत अमेरिका के बी-2 बॉम्बर के ज़रिए जाने वाले बॉम्ब की है, उससे 3 गुना ताकत हिंदुस्तान की अग्नि 5 मिसाइल लेकर के चलेगी, तबाही के लिहाज से। इसलिए एक तो इस मामले में भारत अमेरिका से लीड ले रहा होगा। जैसे ये मिसाइल तैयार होगी और वॉरहेड लेकर के निकलेगी, हिंदुस्तान उस दिन अमेरिका से आगे निकल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब बी-2 बॉम्बर चल रहे होते हैं, तो फिर उनको ऐसे जो बहुत ही सिक्योर्ड एयर स्पेस होता है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम देशों का है, वो मजबूत हो चला गया है। तो आपको इन्फिल्ट्रेट करना पड़ता है, उसको तोड़ के घुसना पड़ता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी जो स्टिल्थ फाइटर है, वो यही खूबी रखता है कि जो एयर स्पेस सिक्योर्ड है, सेफ है, वो एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए सुरक्षित है, उसको गच्चा दे करके, इन्फिल्ट्रेट करके और फिर ठिकाने पर जाकर के बमबारी करना होता है, निशाना लगाना होता है। बी-2 बॉम्बर के साथ ये है कि आपको बार-बार एयर स्पेस को डिच करना है और जाना है, क्योंकि आप हवा में हैं और विमान आपका यहाँ है। लेकिन मिसाइल आपकी जो है, वो लगातार जा सकती है और मैक क्योंकि विमान नहीं जा रहा है, मिसाइल जा रही थी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, आप डाल सकते हैं। यह 2 ही बम लेकर के जा रहा है। तो जितनी दूरी से आ रहा है, यह अपने ठिकाने पर 2 बम गिराने के बाद लौटेगा, तो इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। तो यह जो इसकी लिमिटेशन है, उससे हिंदुस्तान अपने आप को बाहर पा रहा है, क्योंकि मिसाइलें आप लगातार 2,500 के दायरे में दाग सकते हैं और समूचा पाकिस्तान और चीन का बहुत बड़ा इलाका 2,500 किलोमीटर के दायरे में आता है। तो यह जो 7,500 किलो का पेलोड लेकर के चलेगी अग्नि 5 मिसाइल, वो दुश्मन को उन तमाम ठिकानों पर गिरेगी, जिन्होंने अपने अंडरग्राउंड ठिकाने बना रखे हैं या अंडरग्राउंड फैसिलिटीज उनकी हैं। वो कमांड सेंटर है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं या जो कुछ भी उन्होंने जमीन के नीचे रखा है, जो उनके लिए बहुत जरूरी है, उनको तबाह करने की ताकत बार बार इस मिसाइल के जरिए हिंदुस्तान के पास है। तीसरी बात ये है कि अगर इसकी स्पीड स्पीड इसकी मैंने कहीं देखा था 8 से लेकर के 20 मैक तक की है। 1 मैक का मतलब ये है कि जो आवाज़ की रफ़्तार है, तो आवाज़ ध्वनि की गति का मतलब है 1235 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 343 मीटर प्रति सेकंड। अगर 8 मैक है, तो लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 मैक है, तो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1235 से आप गुणा करते चलिए, तो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह मिसाइल चलेगी। यहाँ से अमेरिका की दूरी कितनी है? 13,000 साढ़े 13,000 किलोमीटर। यानी कि अमेरिका जाकर के लौट आने की ताकत इसके पास है घंटे भर के भीतर। अगर यह 25,000 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो अमेरिका जाएगी और लौट करके आ सकती है। ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ उसकी रफ्तार को लेकर के, लेकिन रेंज 2,500 किलोमीटर का ही है। तो इसमें एक लिमिटेशन है कि हिंदुस्तान अपने आस-पास के इलाकों पर ही यह बमबारी कर सकता है। अमेरिका कहीं भी जाकर के बॉम्ब गिरा सकता है। लेकिन अमेरिका के साथ लिमिटेशन ये है कि वो बॉम्ब गिराने के बाद उसके विमान जो लौट करके आएँगे, फिर दूसरे विमान जाएँगे। आपने ईरान में देखा होगा अमेरिका ने 14 विमान गिराए, उसके 7 बॉम्बर्स आए थे। और 12 बॉम्ब उसने फोर्दे पर गिराया था और 2 बॉम्ब उसने नातांज पर गिराए थे। तो उन विमानों के लौटने के बाद आपको फिर से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी आने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान अपने दुश्मन देश जो आस-पास हैं, उनकी खातिर अपने आप को तैयार कर रहा है और यह सबक ईरान से मिला कि ईरान की तरह के अगर ठिकाने हमारे दुश्मन देशों के पास हैं, जैसे नातांज में या फोर्दे में है, तो फिर हमको उसको तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या अपने दुश्मन को पैरालाइज़ करने के लिए, अपाहिज करने के लिए वो ताकत होनी चाहिए, जो ताकत अमेरिका रखे हुए है। अमेरिका ने आकर के पूरे युद्ध में एक सीन बदल दिया। ईरान चाहे जितना भी कहे कि उसने इज़राइल को हरा दिया या फिर वो अपना जो न्यूक्लियर
प्रोग्राम है, उसको आगे ले जाएगा, ले जाता रहेगा, वो झुकने को तैयार नहीं है, वो किसी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो अमेरिका के हमले के बाद से बहुत पीछे चला गया है। ईरान के बहुत सारे परमाणु वैज्ञानिक, उसके कमांडर्स इज़राइल की उन हमलों में मारे गए। उसके बाद से ईरान के पास दिमागी तौर पर और न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस मकाम पर था, उस लिहाज से वो पीछे चला गया है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रही वो B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराए, जिसको आप GBU-57 कहते हैं, उन बॉम्ब की बड़ी भूमिका रही और वो फैसिलिटी अमेरिका के पास है। हिंदुस्तान ने देख लिया कि आपके आस-पास दुश्मन है चीन और पाकिस्तान, इन दोनों के पास अगर ऐसे खतरे हैं कि ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड उसके पास इस तरह का इंतज़ाम है कि वो जब तक इंतज़ाम है, आपके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा और जब तक आप उस व्यवस्था को, उसके इंतज़ाम को ख़त्म नहीं करते हैं, आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के। तो हिंदुस्तान इस पर काम करना शुरू कर गया। उसने सोचा और DRDO ने कहा कि लेट्स डू अ वे व्हिच अवेलेबल टू अस। उस रास्ते से हम करते हैं जो हमारे लिए मौजूद है। हमारे पास बॉम्ब बस नहीं है लेकिन मिसाइलें हैं। 5000 किलोमीटर जाने वाली मिसाइलें 2500 किलोमीटर जाएगी। लेकिन वो 7500 किलो का बॉम्ब लेकर के जाएगी। अमेरिका के जो बॉम्बर्स आते हैं 13,600 किलोमीटर का बॉम्ब लेकर के आते हैं, उसके भीतर विस्फोटक जो होता है, वो सिर्फ़ 2400 किलोग्राम का होता है। तो मारक क्षमता ज़्यादा होगी, हम कई मिसाइलें दाग सकते हैं, बार-बार हमला कर सकते हैं, दुश्मन के ऊपर लगातार हमला करके उसको हम नेस्तनाबूद करने की हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं, जो अमेरिका के पास नहीं है। तो यह भारत ने जो रास्ता अख्तियार किया है, जैसे 2-3 मोर्चों पर हिंदुस्तान अपने आप को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रहा है, उनको बार-बार मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। यह जो आप अग्नि 5 की रेंज को कम करके और बस्तर बम्बर बना रहे हैं, तो बंकर बस्तर जो आपके पास आएँगे, वो एक बड़ी ताकत है। दूसरा हिंदुस्तान जो जेट इंजन बना रहा है, जो फाइनल स्टेज में जिसको हम कावेरी कहते हैं, उसके पास जो ताकत आज की तारीख में है, हमारा तेजस, तेजस के लिए जो जेट इंजन होता है, उसकी खातिर वो काफ़ी है। 70 टू 75 किलो न्यूटन जो थ्रस्ट है, वो दे सकता है। जिस दिन वो 90 और 90 से ऊपर देगा, उस दिन वो राफेल के इंजन का एक विकल्प हो जाएगा और उससे ऊपर जिस दिन भी होगा, उस दिन जो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होते हैं, उसके लिए वो सूटेबल इंजन हो जाएगा। तो भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है और इंजन भी वो उस समय तक 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए सूटेबल बना लेगा। इसलिए इस लिहाज से भी हिंदुस्तान अपनी ताकत बढ़ा रहा है कि जेट इंजन और 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन, इन दोनों के ऊपर हिंदुस्तान लगातार काम कर रहा है। अगले 10 वर्षों के भीतर 5th जनरेशन का अपना फाइटर जेट हिंदुस्तान बनाएगा और यह दुश्मन देश में जाकर के बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो भी हिंदुस्तान का अपना होगा मिसाइल के जरिए। तो अग्नि 5 उसके लिए एक जरिया होगी और अग्नि 5 को मॉडिफाई करके हिंदुस्तान ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक नया रास्ता अख्तियार किया है और यह दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा देश होगा जिसके पास ऐसी सामरिक ताकत होगी। तो मैंने सोचा कि यह बात आपके साथ साझा कर ली जाए और हिंदुस्तान जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, DRDO के ज़रिए अपनी रक्षा ज़रूरतों को जिस तरीके से देश पूरा कर रहा है और भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं, खतरे हैं, उसके लिहाज से अपने आप को तैयार कर रहा है। इन सब पर भी नज़र होनी चाहिए, उसको भी आपके बारे में जानते रहना चाहिए और मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि जब कोई ऐसी बात होती है, जिसका आप तक पहुँचना और बहुत ही आराम और अ, आपके हमारे समझने समझाने के लिहाज से आसान हो, उस रास्ते से मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक खबर थी, मैंने सोचा कि ये आपके साथ साझा की जाए। आपने खबर ये पहले भी मैंने कहा कि जानी होगी, देखी होगी, समझी भी होगी। लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए जो बॉम्ब लाए जाते हैं, जिनको आप MOP कहते हैं, यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन, और वो बॉम्ब जिसको आप GBU-57 कहते हैं, उसका विकल्प हिंदुस्तान अग्नि 5 के ज़रिए निकाल रहा है और यह अमेरिका के उस हमले या उस ताकत के मुकाबले में ज़्यादा मारक है और इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है। यानी कि जो कॉस्ट इफेक्टिव है, इंडिपेंडेंट है और मिसाइल बेस्ड ऑप्शन है। तो उस लिहाज से अमेरिका से बेहतर विकल्प हिंदुस्तान अपने पास रख रहा है और कल कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी जंग छिड़ गई थी,
तो हमारे पास एक ऐसी ताकत रहेगी जो दुश्मन को बार-बार परेशान करती रहेगी, उसकी नींद उड़ा करके रखेगी और ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के साथ जंग और ईरान ने जो इज़राइल के खिलाफ इस बार जंग लड़ी है, उसमें एक बात बहुत साफ हो गई है कि दूसरे देशों की उम्मीद पर या किसी और से गोला-बारूद, मिसाइल, फाइटर जेट्स खरीद करके युद्ध लड़ने की हालत में अगर आप आते हैं या ऐसा सोचते हैं, तो आप बहुत हद तक अपने आप को सुरक्षित मत मानिए। यूक्रेन को देखें कि नेटो के तमाम देश उसकी मदद कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन लगातार तबाह होता चला जा रहा है। शहर दर शहर मलबे में तब्दील होते चले जा रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी यूक्रेन की सीमा से बाहर चली गई। पूरा देश बर्बाद हो चुका है, जबकि पीछे से मदद आती है। लेकिन जब आपके पास अपने गोला, बारूद, असलहा, ग्रेनेड, मिसाइल, फाइटर जेट्स होंगे, तो फिर आपको किसी और का मुँह देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके अपने लोग यानी कि आपकी अपनी आवाम नागरिक उनकी सुरक्षा आपके हाथ में होगी और आप भी आश्वस्त होंगे कि इस जंग में मुझे किसी से नहीं पूछना है, किसी से नहीं कुछ माँगना है। यह जंग मेरी है, मैं अपने हथियार से लड़ूँगा और मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूँगा। तो यह जो स्थिति है हिंदुस्तान की, यह हासिल करना बहुत ज़रूरी है और देश जिस रास्ते पर चल रहा है, ख़ास करके डीआरडीओ के माध्यम से, वो एक मज़बूत और देश को सुरक्षित करने का रास्ता है और आश्वस्त करने का है। तो मेरी आपकी बातचीत इस वीडियो में इतनी ही है, लेकिन इस चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब करते रहिए। अ, तादाद आपकी बढ़ती ज़रूर जा रही है। आप लाइक्स करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को और मैंने बार-बार कहा कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा वीडियो कंटेंट या कोई ऐसी चर्चा ज़रूरी है आप तक पहुँचाना, तो आप अपनी सलाह भी हमें दिया कीजिए। फिलहाल आप दीजिए विदा। गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू।